हाँ दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील बिजला आप सबका स्वागत करता हूँ। अभी तक विगत कक्षाओं में आपने भाषा की उत्पत्ति, भाषा का स्वरूप, भाषा का रूप और साथ ही साथ वर्णमाला विधिवत पढ़ लिया है। मूल्यांकन का समय है कि हमने क्या पढ़ाया और आपने क्या सीखा। तो चलिए प्रश्नों से शुरुआत करते हैं। आज प्रश्नों का सेशन है और आप लोग कैसे इसको दोहरा पाते हैं और आपने कितनी बेहतर तैयारी की है उसकी हम परख करते हैं। प्रश्न नंबर 1 की बात करें तो इसमें पूछ सकता है कि हिंदी की आदि जननी किस भाषा को कहा जाता है? आप लोग उत्तर देंगे। ऑप्शन ए बांग्ला को, ऑप्शन बी अपभ्रंश को, ऑप्शन सी संस्कृत को और ऑप्शन डी पाली को। जल्दी बताएं प्रश्न नंबर 1 का उत्तर क्या होगा। प्रश्न नंबर 2, हिंदी भाषा की जननी किसे कहते हैं? अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की जननी किसे कहते हैं? तो पहला है अपभ्रंश, दूसरा है संस्कृत, तीसरा है प्राकृत और चौथा है मराठी। जल्दी बताएं कि दूसरे प्रश्न का उत्तर क्या होगा और पहले का उत्तर क्या होगा। तीसरा प्रश्न आपके सामने आ रहा है, देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 बताएंगे। हिंदी का समय कब से प्रारंभ माना गया है? ऑप्शन ए 12वीं शताब्दी, ऑप्शन बी 10वीं शताब्दी, ऑप्शन सी 14वीं शताब्दी या ऑप्शन डी 13वीं शताब्दी। जी हां, आप सब धड़ाधड़ उत्तर दें। हिंदी की आदि जननी माने यहां आदि जननी का मतलब होता है दादी। जी हां, तो ये संस्कृत होगी। उत्तर सी बिल्कुल सही है। जननी का मतलब यहां सिर्फ और सिर्फ माता पूछ रहा है, तो हिंदी जन्मी किससे थी? अपभ्रंश से। आपका ये उत्तर सही होगा। और इधर अगर हम आ जाएं, हिंदी का समय मैंने बताया था आपकी वीडियो में कि 10वीं शताब्दी यानी 1000 ईस्वी से हिंदी का प्रारंभ माना गया है। ये तीनों प्रश्नों का उत्तर निश्चित तौर पर हमें पता है कि आपको पता था। चलिए फिर कुछ और प्रश्नों के साथ बढ़ते हैं आगे। देखिएगा प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है कि अपभ्रंश की कितनी अवस्थाएं मिलती हैं? यानी अपभ्रंश कितने रूपों में मिलता है? ए 5, बी 4, सी 6 और डी 7। जल्दी बताएं, आप सब अपना उत्तर दें। प्रश्न नंबर 5 को देख लें। इसमें कहता है कि हिंदी भाषा की कितनी उपभाषा मौजूद हैं? जी
अब देखें, ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7 और ऑप्शन डी 22। जी हाँ। आइए हम प्रश्न नंबर 6 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 6, हिंदी की कितनी बोली भारतीय भूभाग पर प्राप्त होती है? हिंदी की कितनी बोली भारतीय भूभाग पर उत्पन्न प्राप्त होती है? तो 15, ऑप्शन बी 17, ऑप्शन सी 18 या ऑप्शन डी 20। जल्दी बताएं। आप लोगों के सामने प्रश्न है। अगले प्रश्न आपकी तरफ बढ़ते हैं, यानी जिसे आप प्रश्न नंबर 7 कहते हैं। जी हाँ, प्रश्न नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। अब इसमें देखते हैं, अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश से जन्मी? ऑप्शन ए मागधी, ऑप्शन बी खस अपभ्रंश, सी महाराष्ट्री अपभ्रंश और ऑप्शन डी सौरसेनी अपभ्रंश। सौरसेनी अपभ्रंश। जल्दी से अपना उत्तर दें। 7 प्रश्न आपके, 7वां प्रश्न आपके सामने है। आप लोग उत्तर देते रहें। भाषा की कितने अवस्थाएं हैं अपभ्रंश भाषा की? तो जी हाँ, 7 अवस्थाएं हैं, तो डी ऑप्शन सही होगा। हिंदी भाषा की कितनी उपभाषा है? मैं पिछली क्लास में बताया हूं, जाके आप देख सकते हैं। ऑप्शन बी सही है। हिंदी की कितनी बोलियां भारतीय भूभाग पर प्राप्त होती हैं? जी हाँ, 17 भारतीय भूभाग पर, 1 नेपाल में, यानी कुल 18 बोलियां होती हैं। पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश से जन्मी है? निसंदेह ऑप्शन डी सौरसेनी अपभ्रंश है। आशा है कि बिल्कुल आपको लाभ मिल रहा होगा। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 8 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 कहता है कि राजस्थानी हिंदी का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ? किस अपभ्रंश से हुआ? ऑप्शन ए खस से, खस अपभ्रंश, ऑप्शन बी सौरसेनी अपभ्रंश, ऑप्शन डी सी मागधी अपभ्रंश, ऑप्शन डी पैसाची अपभ्रंश। जी हां, उत्तर आप लोग देते रहें कमेंट बॉक्स में। प्रश्न नंबर 9 की बात कर लें तो हम पाते हैं, प्रश्न 9 कहता है कि पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली नहीं है? कौन सी बोली नहीं है? नंबर 1 ए बघेली, बी बुंदेली, सी ब्रजभाषा और डी कौरवी।
जी हाँ, अपना उत्तर आप देते रहें। प्रश्न नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है? ये कहता है कि जयपुरी किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? जयपुरी किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? ऑप्शन ए पंजाबी, ऑप्शन बी राजस्थानी, ऑप्शन सी पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन डी पहाड़ी हिंदी। जी हाँ, आप लोग धड़ाधड़ उत्तर दें। आइए प्रश्न नंबर 11 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 देख लेते हैं। मित्रों देखेंगे, भारत की प्रथम देसी व जनभाषा किसे कहते हैं? भारत की प्रथम देसी जनभाषा किसे कहते हैं? ऑप्शन ए प्राकृत को, ऑप्शन बी लौकिक संस्कृत को, ऑप्शन सी पाली को, या ऑप्शन डी अपभ्रंश को। प्रश्न नंबर 12 देखते जाएं। प्रश्न नंबर 12 पूछता है आपसे कि अवधी बोली या अवधी भाषा किस उपभाषा के, या अवधी बोली कर लें, अवधी बोली किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? ऑप्शन ए पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन बी राजस्थानी हिंदी, ऑप्शन सी पहाड़ी हिंदी, और ऑप्शन डी पूर्वी हिंदी। जल्दी से उत्तर दें। निसंदेह आप सबका उत्तर सही आ रहा होगा। जी हाँ, राजस्थानी हिंदी का जन्म किससे हुआ था मित्रों? बताएंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही उत्तर है शौरसेनी अपभ्रंश से। पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली नहीं आती? बिल्कुल सही उत्तर है बघेली नहीं आता। जयपुरी किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? निश्चित तौर पर राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत आती है। अगर भारत की प्रथम देशी व जनभाषा की बात करें तो किस में होता है? जी हाँ, पाली में प्रथम भारत की जनभाषा रही है। बोली किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? वो भी कौन सी बोली? अवधी। ये पूर्वी उपभाषा के अंतर्गत आती है। आशा है कि आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 13। ये प्रश्न नंबर 13 में देखिए पूछा है, किस भाषा को मलेच्छों की भाषा, मलेच्छों की भाषा कहा गया? ऑप्शन ए पाली को, ऑप्शन बी अपभ्रंश को, ऑप्शन सी प्राकृत को, ऑप्शन डी संस्कृत को। तुरंत उत्तर दें। प्रश्न नंबर 14 देख लेते हैं। इसमें पूछा है, जैनों की भाषा क्या थी? यानी जैन धर्म के लोगों की भाषा क्या थी? अगर हम इसकी बात करें तो क्या प्राकृत थी, या ऑप्शन बी
पाली थी, या ऑप्शन सी अपभ्रंश थी, या ऑप्शन डी अवहट्ट थी। जल्दी से अपना उत्तर देते रहें। प्रश्न नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 कहता है, हिंदी या खड़ी बोली को, हिंदी को कौरवी किसने कहा था? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी राहुल सांकृत्यायन, ऑप्शन सी राम कुमार वर्मा, और ऑप्शन डी नंद दुलारे वाजपेयी। उत्तर देते रहें। प्रश्न नंबर 16 कहता है, हिंदी कौन सी भाषा है? ऑप्शन ए राष्ट्रभाषा, ऑप्शन बी राज्यभाषा, ऑप्शन सी प्रमुख बोली, ऑप्शन डी राजभाषा। जरूर उत्तर देते रहें। प्रश्न नंबर 16 के बाद 17 पे चलते हैं। इसमें पूछ रहा है, आपका प्रश्न है, भाषा के कितने रूप होते हैं? तो ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 6। जल्दी बताएंगे क्या उत्तर होगा आपका, फटाफट। तो 13वां का देखें, किस भाषा को मलेच्छों की भाषा कहा गया? तो जी हाँ, प्राकृत को कहा गया। जैनों की भाषा क्या थी? निसंदेह प्राकृत ही थी। और हिंदी को कौरी सबसे पहले किसने कहा था? जी हाँ, राहुल सांकृत्यायन ने कहा था। हिंदी कौन सी भाषा है अगर हम बात करें तो जी हाँ, इस समय यह राजभाषा है। भाषा के कितने रूप होते हैं? वास्तव में 2 होते हैं। ये प्रश्न निसंदेह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये पूछे जाते हैं। चलिएगा आगे। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 18 क्या कहता है। पूछता है कि भाषा की लघुत्तम इकाई को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए वर्ण, ऑप्शन बी ध्वनि, ऑप्शन सी वाक्य और ऑप्शन डी सभी। जी हाँ, उत्तर दें। प्रश्न नंबर 19 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 19 कहता है कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे कहते हैं? अब देखेंगे, ऑप्शन ए वर्ण, ऑप्शन बी वाक्य, ऑप्शन सी शब्द और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या है।
वर्ण कुल कितने होते हैं? ऑप्शन ए 33, ऑप्शन बी 44, ऑप्शन सी 55 और ऑप्शन डी 52। जल्दी जल्दी बताएंगे। ये हो गया 20। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 21 कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 5 प्रकार के, ऑप्शन बी 2 प्रकार के, ऑप्शन सी 3 प्रकार के, ऑप्शन डी 4 प्रकार के। फटाक से बताएं। आइए प्रश्न नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 22 क्या कहता है वो देखते हैं। ये कह रहा है कि हिंदी में स्वर कितने होते हैं? कितने होते हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 13 और ऑप्शन डी 33। प्रश्न नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं मित्रों और देखते हैं। ये पूछ रहा है कि हिंदी में कुल स्वर कितने? कुल स्वर कितने? ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 15 और ऑप्शन डी 33। जी हाँ, फटाफट उत्तर दें। भाषा की लघुत्तम इकाई को ध्वनि कहते हैं, ऑप्शन बी सही होगा। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई को क्या कहते हैं? जी हाँ, ऑप्शन सी सही होगा, शब्द। 20वें नंबर पर आए तो वर्ण कुल कितने होते हैं? तो वर्ण कुल कितने होते हैं? ये रहा आपका 52 वर्ण। कितने? 52 वर्ण होते हैं, ऑप्शन डी सही है। 21वें में आ जाए तो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। हिंदी में स्वर कितने होते हैं? जी हाँ, हिंदी में स्वर 11 होते हैं। हिंदी में कुल स्वर कितने होते हैं? जब 11 ही होते हैं तो डेफिनेट कुल हो चाहे ना हो, हिंदी शब्द लगा है तो 11 ही होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बारीकी को। प्रश्न नंबर 24 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 24 पे आते हैं। पूछता है कि स्वर कितने होते हैं? यह प्रश्न है। तो 13, बी 11, सी 15, डी 24। जल्दी बताएं, जल्दी बताएं। जी हाँ, तो कितने होते हैं वो आप बताते रहें। प्रश्न नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। 25 कहता है व्यंजन व्यंजन कितने होते हैं? अंडरस्टूड है कि हम हिंदी का पूछ रहे हैं। व्यंजन कितने होते हैं? 32, 36, 39 या डी 33। प्रश्न नंबर 26 की तरफ बढ़ें। प्रश्न नंबर 26 क्या कहता है? यह कहता है मूल वर्णों की संख्या कितनी होती है? मूल वर्णों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन बी ए 39, ऑप्शन बी 40, ऑप्शन सी 44 और ऑप्शन डी 52। फटाफट उत्तर देंगे। हो गया आपका प्रश्न नंबर 26। आइए 27वें प्रश्न को देखते हैं। 27वां प्रश्न क्या कहता है जरा वो देखें। 27वां प्रश्न कहता है कि ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? कितने होते हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन बी सी 3 और ऑप्शन डी 5।
प्रश्न नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 28 कहता है कि दीर्घ स्वर कितने होते हैं। अब ये आपके परीक्षा का समय है। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी ये 7 है याद रखें, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी 8। जल्दी बताएंगे। प्रश्न नंबर 29 पे आ जाएं और ये प्रश्न नंबर 29 क्या कहता है जरा वो समझेंगे। मध्य स्वर, मध्य स्वर कौन सा है, कौन सा है। ऑप्शन ए बड़ी ई, ऑप्शन बी छोटा अ, ऑप्शन सी ए और ऑप्शन डी बड़ा अ। जल्दी से उत्तर देंगे आप सब। तो प्रश्न नंबर 29 का वहां हम देख ही रहे हैं, यहां देखें स्वर कितने होते, भाषा नहीं बताया तो डेफिनेट है कि 13 होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं, निसंदेह डी ऑप्शन सही होगा, 33 होते हैं। मूल वर्णों की संख्या कितनी, तो निसंदेह सी ऑप्शन सही है। मूल वर्ण 44 होते हैं, 11 धन 33 44 होते हैं। हास्य स्वर कितने होते हैं, निसंदेह आप जानते हैं, अब 4 होते हैं। दीर्घ स्वर कितने होते हैं, हमने बताया था उत्पत्ति के आधार पर 3 और वैसे उच्चारण के स्थान पर 7। तो जब कुछ न दिया रहे, केवल दीर्घ दिया रहे तो वहां आप 7 लगाएंगे। मध्य स्वर कौन सा है, जी हाँ बिल्कुल सही है, आपका ऑप्शन बी अ बिल्कुल सही उत्तर होगा। आइए अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और 30वां प्रश्न हम आपके सामने लाते हैं। 30वां और अंतिम प्रश्न होगा प्रश्न नंबर 30। क्या है ये पूछ रहा है, अग्र स्वर कौन सा नहीं है। अग्र स्वर कौन सा नहीं है, प्रश्न नंबर आपका 30 है। तो आप बताएं कौन सा नहीं है। तो हम देखते हैं, कौन सा नहीं है उत्तर दें। जी हां, अंतिम प्रश्न थोड़ा सा समझने वाला है कि इसमें अग्र स्वर कौन सा नहीं है। जी हां, अग्र स्वर आपका ये नहीं है, उत्तर भी बिल्कुल सही आपका आंसर है। मित्रों कैसी लगी आपकी प्रश्नोत्तरी और आप कितने प्रश्न सही कर पाए, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें कि हमारा 30 में 30 सही है, 28 सही है। आशा है कि आपके 30 सही हों, क्योंकि मेहनत का फल वास्तविक और सही आना चाहिए। चलिए इसी आशा और अभिलाषा के साथ कि आप सबकी जो पढ़ाई है वो निरंतर आगे बढ़ रही है और अच्छी है, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका दिन शुभ हो, रात्रि मंगलमय हो। जय हिंद, जय हिंदी।